जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो एफआईज और डीआईज को ट्रैक करना बिल्कुल नहीं भूलते। क्या ये इतना ज़रूरी है? कई बार क्या होता है, एफआईज और डीआईज जो है ना, हमें मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। क्या उनका डाटा सच में हमारे रिलेवेंट है? तो इस वीडियो के अंदर हम यह सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहना। मैं विकास, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे बेसिक सवाल तो यही होता है कि एफआईज और डीआईज क्या होते हैं। इसको समझने से पहले हम दो चार चीज़ें देख लेते हैं। देखो, मार्केट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है रिटेल सेक्टर वाले, एक होते हैं इंस्टीट्यूशन वाले। देखो, रिटेल सेक्टर वाले कौन? जिनका अमाउंट जो है ना छोटा होता है, आप और हम जैसे लोग, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन वाले कौन से? जो बहुत बड़ा अमाउंट रखते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती है। एक होती है डोमेस्टिक वाली, एक होती है फॉरेन वाली। अब देखो, जो फॉरेन वाले होते हैं उसको एफ बोला जाता है, और जो डोमेस्टिक वाले होते हैं उनको डी बोला जाता है। एफ की फुल फॉर्म क्या होगी? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और डी की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देखो, फुल फॉर्म तो ये हो गई। अब इसका मतलब जान लेते हैं, एफ का और डी का मतलब क्या होता है। देखो, जो लोग या फिर जो इंस्टीट्यूशन किसी और कंट्री में पैसा लगाते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में पैसा लगाते हैं तो क्या हो गए? एफ। और जो अपनी कंट्री में पैसा लगाते हैं वो क्या हो गया? डी। देखो, आपने भी सुना होगा कि हमारे अंदर जो है ना गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब गूगल क्या आ गया? अब गूगल जो है वो फॉरेन का हो गया। तो वो किस में आएगा? वो एफ में आएगा, डी में नहीं आएगा। डी में कौन लोग आते हैं? जो अपनी के देश के होते हैं और अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं डी। जैसा कि फुल फॉर्म से पता लग रहा था, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। हमें फॉरेन का मतलब तो जान लिया और डोमेस्टिक मतलब भी जान लिया। अब जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका मतलब और जान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। देखो, इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज आती है। एक तो म्यूचुअल फंड आ जाता है, या फिर कोई बैंक्स आ जाते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, या और भी बहुत सारी जो कंपनीज हो जाती है ना, कॉर्पोरेशन, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाती है। मतलब बाहर के जो बैंक्स हो जाते हैं, या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है, या कोई भी म्यूचुअल फंड हो जाता है, वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाता है। हम आप जैसे कौन से लोग हुए? हम रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सब डेफिनेशन क्लियर हो गई इसकी। अब देखो, अगर आपको एक डाटा बताऊं मैं, इंडिया में कुछ साल पहले, मतलब कोविड से पहले का जो डाटा उठाओगे ना, उसमें बहुत कम लोग जो थे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन आज का आप डाटा निकाल के देखोगे, लगभग इंडिया के अंदर, आप सेंसस जब आएगा जब देख लेना कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। तो उसमें से 12 से 15 करोड़ लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, हाल फिलहाल में आपने डाटा भी देखा होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बहुत सारा माल अपना बेचते जा रहे जब से कोविड आया है। और वो भी कोविड की कौन सी, स्पेशली सेकेंड वेव जब आई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में हमारा देश जो उसकी ग्रोथ है वो कम होती जा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आज से अगर पहले कुछ साल पहले की बात की जाए ना, तो उस टाइम पे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते थे, जो डी होते थे, वो बहुत कम होते थे, और रिटेल सेक्टर भी बहुत कम होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो पीक आई है, जो इन्वेस्टर आए हैं वो कोविड की वजह से आए हैं, क्योंकि जॉब्स तो थी नहीं, तो लोगों को पैसे कमाने थे। उसके लिए एक मौका था कि हाँ, शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं। तो जिस वजह से क्या है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन होने स्टार्ट हो गए, तो उस वजह से। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए ना, तो ये जो एफ होते थे, ये हमारे काफी हद तक हमारी मार्केट को क्या है, कंट्रोल करते थे, मैनिपुलेट करते थे। अगर ये बहुत सारा माल जो है परचेज कर लेते थे, तो कुछ टाइम के लिए जो है ना हमारी मार्केट वो अपवर्ड स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब ये बेचना स्टार्ट करते थे तो हमारी मार्केट क्या है, डाउन साइड स्टार्ट कर देती थी। अब देखो, लास्ट टाइम से अब जो है हमारी मार्केट जो है ना, ये एफ जो है ये सेलिंग करते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या है, हमारी मार्केट जो है ना करेक्ट हो रही है। क्या एक ही रीजन है करेक्ट होने का? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी चीजें हो जाती है, जैसे कि कोई इन्फ्लेशन हुआ, या कोई अमेरिका में जॉब लॉसेस हुई, या कुछ और हुआ। इन सारे रीजन की वजह से क्या है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन होता जा रहा है। और भी बहुत सारे जो है रीजन हो जाते हैं। देखो, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, एक बार आपके सामने भी चार्ट लग गया होगा। पहले मंथली बेसिस पे चेक कर लेते हैं कि एफ जो है वो कितना माल बेचा है, सेल किया। देखो, आप ओवरऑल हिस्ट्री उठा के देखो। देखो, मार्च में सेल किया, फरवरी में सेल किया, जनवरी में सेल किया, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, ये सितंबर में थोड़ा सा पॉजिटिव है, वरना अगस्त में भी स्लाइटली है, जून जुलाई ये सारे देखो आप पॉजिटिव है। लेकिन उससे पहले जो है ना थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव अच्छा दिखेगा। क्यों? देखो, ये सब माल बेच क्यों रहे हैं? पहला तो रीजन यही आता था कि ये माल बेच क्यों रहे हैं इतना। देखो, आप ये चीज देखो, उन्होंने पहले बाय कर रखा था, उसके बाय करने के बाद जब वो प्रॉफिट हो गया ना, तो वो साल के एंड पे जो है ना अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो रशिया में चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, लोग जो है ना डर रहे हैं। और दूसरा क्या है, रूपी की वैल्यू क्या है, वो डाउन हो गई, जिसकी वजह से क्या है, लोग जो है ना इसमें पैसा लगाने के लिए डर रहे हैं। जब रूपी की वैल्यू थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अभी क्या है, रूपी की वैल्यू आप देखोगे तो 75 के नीचे है। जैसे ही रूपी की वैल्यू थोड़ी स्टेबल हो जाती है, 71 या 72 के आसपास आ जाती है, तो क्या है, अब ये भी देखना कि एफ जो है ना अपना माल दोबारा लेके आ जाएंगे दोबारा का दोबारा। देखो, ओवरऑल आप मार्केट में देखोगे ना, तो एफ जो है ना वो इंडिया को लेकर बुलिश ही है।
मतलब बियरिश नहीं है, ये वो मानते हैं कि इंडिया जो है ना आने वाले टाइम पे इंडिया जो है ग्रो करने वाला है, उसकी जीडीपी ग्रोथ करने वाली है, तो इस वजह से क्या है ये आगे पैसा लगाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जो है ना ये सेलिंग करते जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, एफ जो है ना वो सेलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन आप डीआईएस का डाटा देखोगे तो वो क्या है वो बाई करेगा, क्योंकि उनको तो, हमें तो क्या है, हम तो अभी स्टार्ट किया, हमने तो इन्वेस्टिंग करना, तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज मिलेगा उसे खरीदेंगे। एफ जो है ना, आप देखो एफ इतनी सेलिंग कर रहा है जिस वजह से क्या है मार्केट को जो है ना अब जो 18,000 पे थी वो घट के सीधा 12,000 पे आ जानी चाहिए थी, इतनी सेलिंग कर रखे है। लेकिन इसको कौन कंट्रोल करके बैठा है, उसको जो है कंट्रोल करके बैठा है वो डीआईस। आप एक बार डीआईस का चार्ट देखो स्क्रीन के ऊपर, मैं लगा देता हूँ, ये देखो, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हो, देखो बाइंग कितनी चल रही है, लगातार रेगुलर बाइंग ही चल रही है। जो एफ जो अपना माल बेच रहे हैं वो क्या है डीआईएस खरीद रहे हैं, जिस वजह से क्या है मार्केट ओवरऑल बैलेंस हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फर्क हो जाता है क्योंकि एफ जो होता है ना तो उनके पास पैसा जो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या थोड़ा सा फर्क रह जाता है। लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे जैसे जो रिटेल सेक्टर है या फिर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होने वाले हैं, तो एफ जो है ना वो इतना असर नहीं रहेगा उनका हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन आप एक बार मंथली चार्ट भी देखो, मार्च में, फेब में, जैन में, दिसंबर में, नवंबर में ओवरऑल खरीदते ही जा रहे हैं। हाँ ये देखो कोविड के टाइम पे थोड़ा सा डर था सबको, वही बात आ गई, देखो एंड है, एंड में क्या होता है, ये दिसंबर जनवरी आप देखोगे ना, नवंबर में ये एंड ऑफ द ईयर था, जिस टाइम पे क्या प्रॉफिट बुकिंग चलती है थोड़ी बहुत, और कोविड के टाइम पे इतना नहीं था। देखो पहले आप देखोगे ना, पहले तो अमाउंट भी इतना नहीं, क्यों, अमाउंट ना होने की वजह से वो क्या डीमैट अकाउंट कम होते हैं। अगर आप ईयरली बेसिस पे भी देखोगे, ईयरली बेसिस पे भी देखो बाई बाई चल दिखेगा आपको। 2015 से आप डाटा देखो, 2015, 16, 17, 18, 19, ये थोड़ा बहुत 20 में क्या है कोविड की वजह से नेगेटिव है, वरना ओवरऑल आपको बुलिश ही मिलेगा। जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, इनको क्या है अपनी जो इतना पैसा लिया है ये अपना नाम को है ना गिराना नहीं चाहते, मतलब इनके जो नाम की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक तरह के ब्रांड होते हैं ये। अगर ये जो है ना हाई रिस्क वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पे क्या इसका लॉस हो जाएगा, तो ऐसी जगह पे ना जाना ही पसंद करते हैं ये। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि जो एफ ये होते हैं ये इंडिया में ही ऐसे काम कर रहे हैं और कंट्रीज में भी काम करते हैं ऐसे। देखो एफ जो है ना वो हर कंट्री में काम करते हैं। देखो जो हमारे देश के डीआईस वो किसी और कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं वो भी एफ हो जाते हैं। हमारे देश के भी कुछ लोग हैं ना वो किसी और कंट्री में भी लगा रहे हैं, और कंट्री के भी लोग जो है ना वो हमारी कंट्री को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में पैसा लगाते हैं। लेकिन इंडिया जो है ना इनके लिए एक फेवरेट स्पोर्ट है। वो फेवरेट स्पोर्ट किस लिए है, क्योंकि देखो तीन कैटेगरीज हो जाती है अगर आप कंट्रीज के हिसाब लेके देखोगे। एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप हो चुकी है उसमें क्या है स्कोप नहीं होता पैसे कमाने का, क्योंकि सबको पता है जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सारे जितने भी होते हैं ना ये सारे डेवलप हो चुके हैं, तो इनमें क्या स्कोप नहीं है ग्रोथ करने की। लेकिन जो अंडर डेवलपिंग होती है वहाँ पे क्या है इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इनके पास पैसा जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है ये होते हैं कि रिस्क कम से कम लेंगे। इस वजह से क्या है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में ये इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज में जब आप देखोगे ना तो इनके पास क्या है अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट मिलने के चांस रह जाते हैं, जिस वजह से ये डेवलपिंग कंट्रीज को के ऊपर फोकस करते हैं। और इंडिया जो है ना आपको सबको पता है इंडिया जो है एक इमर्जिंग मार्केटिंग है, तो उसमें क्या है इंडिया में सब पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये एफ जो है ना उनके लिए एक फेवरेट स्पोर्ट है इंडिया, इसलिए इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। आप अक्सर एक न्यूज भी सुनते होंगे कि जो है ना एक बहुत बड़े ब्रांड ने या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ने जो है ना वो किसी एक शेयर का जो है ना टारगेट दे दिया कि हाँ ये शेयर जो है ना बढ़ के 3 महीने के अंदर ये डबल हो जाएगा या 3 महीने के अंदर ये हाफ हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है। ये सब क्या है, ये सारी न्यूज जो है ना वो आपको बहलाने के लिए होती है। मान लो एक बहुत अच्छी कंपनी है, एफ चाहते हैं कि उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो उसका कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है ना वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन वो चाहते हैं उसको थोड़ा सा डिस्काउंट में खरीदे। तो वो क्या है बहुत सारी अफवाह फैलाने लग जाएंगे कि जो इस शेयर का जो प्राइस है ना वो अगले 3 महीने में टूटने वाला है, तो आप सब जो है ना इससे दूर हो जाओ, इससे भाग जाओ, इसमें क्रैश आने वाला है, ये आने वाला है। इस वजह से लोग क्या हो जाते हैं पैनिक में, उसमें क्या करते हैं सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जितनी ज्यादा सेलिंग हो जाएगी ना तो वो क्या शेयर का प्राइस टूटना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो एफ जो है ना उसमें भाग के उसको बाय कर लेंगे। ये सब क्या है हम सब लोगों को ना मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो वैसे भी हम सबको ना इन सबको फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो जो ट्रेडिंग करता है ना जो ऊपर नीचे देखता है हाँ भाई आज कितना सेल किया कितना नहीं, उसकी तो अलग दिमाग है, वो अपने अलग दिमाग के साथ खेलता है। लेकिन देखो हमारा टारगेट अलग है, इसका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का टारगेट अलग है। देखो हमारे लिए कोई शेयर जो है हमने किस बेस पे लिया, हमारा अगर हमारा टारगेट है कि हमें एक हफ्ते में जो है ना उसमें रिटर्न चाहिए, एफ को वो शेयर ना 10 साल के लिए अच्छा नहीं लगा तो उसमें वो बाय नहीं करेंगे। लेकिन हमें वो 7 महीने की या फिर 7 दिन के लिए वो अच्छा लगा तो हम उसको खरीद लेंगे। उल्टा भी हो सकता है, एफ जो है ना किसी शेयर के अंदर मान लो 1 महीने के लिए आए हैं, उसको लगा 1 महीने में जो है ना ग्रोथ हो जाएगी, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जो है ना हमारा जो टारगेट है वो 5 साल 6 साल के लिए है, तो हमें दिखेगा कि हाँ यार ये 5 साल बाद या 6 साल बाद डूब जाएगा तो हम इससे शेयर से दूर ही रहेंगे। तो इस किस लिए हम इसको इनके डाटा को ट्रैक करें। ठीक है हमारा मोटिव अलग है, इनका मोटिव अलग है, इनका रिस्क फैक्टर अलग है, हमारा रिस्क फैक्टर अलग है, तो हमें इनके डाटा को फॉलो नहीं करना चाहिए।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।